नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बोल बच्चन। आज 2 विशेष जो हमारे साथी होते हैं, खुल के बोल के लिए वो साथ नहीं है, लेकिन फिर भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कौन-सी वो बड़ी खबरें हैं, जिन पे खुल के बोला जा सकता है? सबसे पहले तो क्या बीजेपी एक बार फिर से भोपाल में जो एक नई लिस्ट आएगी, उसके लिए बड़े नेताओं का नाम सामने आने वाला है, वो उतरने वाले हैं मैदान में। गृह मंत्री अमित शाह 1 तारीख की दोपहर को भोपाल आ रहे हैं, तब वो इस पर चर्चा करेंगे। तीसरी लिस्ट के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल हो सकता है। दरअसल सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया स्वास्थ्य कारणों से शिवपुरी से नहीं लड़ना चाहती, इसीलिए ज्योतिरादित्य को शिवपुरी से उतारा जा सकता है। इसके अलावा सुधीर गुप्ता, वीरेंद्र कुमार और रोडमल नागर के नाम के लिए भी चुनावों की में चर्चा हो रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी को अपना ये फ़ॉर्मूला बिल्कुल सटीक लग रहा है और बड़े नेताओं को उतारने की कवायद जो है वो तीसरी लिस्ट में भी दिख सकती है। सबकी इस पे नज़रें हैं। माना ये जा रहा है कि बीजेपी बड़े नेताओं को उतारकर कांग्रेस को चुनौती देने की तैयारी कर रही है, ताकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी का जो प्रभाव है, वो कम हो जाए और दूसरा अपने सामने जो पार्टी है उसको इस तरह की चुनौती दी जाए कि वही सकते में आ जाए कि अब इस चेहरे के सामने किसको उतारा जाए। ये एक बात है। इसी से जुड़ी एक और खबर है। बीजेपी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी, जो अभी हमने ज़िक्र किया, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद थे। माना जा रहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भी पार्टी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतार सकती है। ये जो मैं कह रहा था कि यही बीजेपी अब सभी राज्यों में क्या अप्लाई करने वाली है, अब ये खबर आ गई है। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें जोरों पर हैं। उन्हें क्यों, मैं तो कहता हूँ कि जितने बड़े चेहरे हैं, वो आपको सभी मैदान में नज़र आ सकते हैं। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो तेलंगाना हो, कोई भी स्टेट हो। मध्य प्रदेश में तो ऑलरेडी करके दिखा दिया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बीजेपी की ये जो रणनीति है, ये जो मास्टर स्ट्रोक है, इसमें अब कांग्रेस किस तरह के कदम उठाती है, उनकी लिस्ट किस तरह की रहती है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि राजस्थान में बीजेपी के चांसेस ब्राइट नज़र आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुकाबला टफ है, छत्तीसगढ़ में टफ है। इसके अलावा तेलंगाना में तो त्रिकोणीय मुकाबला जो होने वाला है। इसलिए बीजेपी ने ये जो एक ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसके अंतर्गत अब बड़े चेहरों को वहाँ पर उतार के ना सिर्फ उस सीट का फ़ायदा लिया जाए जहाँ उनको उतारना है, बल्कि आस-पास की जो 7-8 सीटें हैं, जो एक एमपी के अंडर आती हैं, उन पे भी कैसे लाभ लिया जाए। उन पे भी, क्योंकि एक जो सांसद होता है, उसके अंदर 7 से 9 विधानसभा सीटें आती हैं। वो सभी के लिए अपना सांसद निधि का पैसा खर्च करता है। बड़ा चेहरा होता है। 6, 7, 8 एमएलए उसके अंडर होते हैं। तो कहीं न कहीं एक तो वो चेहरा उतार के बीजेपी नल एंड वॉइड कर देगी इस चीज़ को कि कोई आवाज़ उठा सके, कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिला इस सीट से। दूसरा, उनका वर्चस्व ऐसा है कि आस-पास की सीटों पर फ़ायदा मिल सके। वेस्ट बंगाल में हम ये देख चुके हैं कि कैसे बड़े चेहरों को उतारा गया, चाहे वो अपनी सीट हार गए, लेकिन आस-पास की सभी सीटें बीजेपी ने जीती। यूपी में हम देख चुके हैं कि कैसे जब एसपी बघेल को उतारा गया, भले ही वो अपनी सीट हारे, लेकिन आस-पास की सीटें बीजेपी ने जीती। तो कुल मिला के ये फ़ॉर्मूला बीजेपी के लिए कितना सेट बैठता है, ये भी देखने वाला होगा, लेकिन अटकलें अभी ज़ोरों पर हैं कि और बड़े चेहरे दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के आपको नज़र आ सकते हैं विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए। अगली खबर, ये भी चुनावों से जुड़ी भी कह सकते हैं और उपराष्ट्रपति जो हैं, उन्होंने कुछ कहा है राजस्थान में। क्या कहा? उन्होंने कहा जो व्यक्ति जितने बड़े पद पर है, उसका आचरण भी उतना ही मर्यादित होना चाहिए। राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए कोई भी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। धनखड़ ने कहा जब संवैधानिक संस्थाओं की बात आती है, तो मैं सभी से ज़िम्मेदार होने का आह्वान करता हूँ। हमें केवल राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए संवैधानिक पदाधिकारियों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये क्यों कहा उन्होंने और किसको कहा? ये कहा उन्होंने अशोक गहलोत, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने जो जगदीप धनखड़ हैं, उनके जो राजस्थान में दौरे हो रहे हैं, उस पे सवाल उठाया था
पहले वो भी आपको दिखा देते हैं, फिर इस पे खबर पे खुल के बोलते हैं। अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति के राजस्थान दौरे को लेकर सवाल उठाया था। सीएम गहलोत ने कहा था, इस साल प्रधानमंत्री 9 बार यहाँ आए, हमने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति भी अप डाउन कर रहे हैं, चाहे गवर्नर हो या उपराष्ट्रपति हो, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन बार-बार यहाँ आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। अब ये बड़ी बात है, एक तरफ तो कह रहे हैं सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं यहाँ बार-बार आ रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं भी किसी भी स्टेट में कितनी बार भी जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति पूरे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो मुझे लगता है कि अ, ये एक सेल्फ गोल जैसा है जो अशोक गहलोत ने सवाल उठाया है, क्योंकि भले ही आप एक चुनावी स्टेट हैं इस वक़्त, आप चुनाव में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो एक पार्टी से भी संबंधित हैं। वो आएँगे स्टेट में, 9 क्या 19 बार भी आएँगे वो। लेकिन उपराष्ट्रपति का पद जो है, वो एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल पद है। उपराष्ट्रपति किसी के लिए प्रचार नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति किसी एक पार्टी के नहीं रह जाते हैं, वो पूरे देश के होते हैं। तो अगर आ रहे हैं, अप डाउन कर भी रहे हैं, तो उसमें इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? आप अपने तरीके से चुनाव प्रचार कीजिए, आप अपने काम में लगे रहिए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और उसमें भी अगर वाइस प्रेज़िडेंट जैसा पद हो, उस पे टिप्पणी होती है, तो ये जो धनखड़ साहब ने कहा है, ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि एक गरिमा होती है हर पद की और बोलने से पहले चाहे जितना बड़ा चुनावी लाभ मिलना हो, ना मिलना हो, पर सोचना चाहिए कि उस पद को लेकर कुछ बोलना है कि नहीं बोलना है, क्योंकि वो उस व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं है, वो उस पद पर टिप्पणी है, वो उस पोस्ट पर टिप्पणी है। तो उससे गुरेज़ करना चाहिए, ये हम भी मानते हैं और खुल के बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव तो 2, 3, 4 महीने के हैं, उसके बाद पुनः आप अपने-अपने काम में लग जाएँगे, जो भी जीतेगा या हारेगा। लेकिन ये टिप्पणियाँ जो हैं, ये इतिहास में दर्ज हो जाती हैं और मुझे लगता है कि धनखड़ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इन टिप्पणियों से बचना चाहिए। कि बड़े पद हैं, राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, गवर्नर का हो और प्रधानमंत्री का पद भी बहुत बड़ा है, वो तो पूरे देश के हैं। वो 9 बार क्या मैं तो कह रहा हूँ 90 बार भी आएँगे वहाँ पर और भी स्टेट्स में जाएँगे। आप भी जाइए दूसरे स्टेट में, आपको कौन रोक रहा है? पूरा देश खुला है सब जगह सबके लिए जाने के लिए, तो इस तरह की टिप्पणियों से वाक़ई बचा जा सकता है, लेकिन चुनाव है और चुनावों में इस तरह के तीर आपको आगे और भी चलते नज़र आ सकते हैं। चलिए, आम तौर पर देखा जाए तो बिहार चलते हैं और नीतीश कुमार और जो लालू प्रसाद यादव की वहाँ पर मीटिंग्स हैं, जो बैठकें हैं, वो बहुत चर्चा में हैं और लालू प्रसाद से मिलने नीतीश कुमार जाते रहे हैं लगातार। लेकिन गुरुवार को क्या हुआ, लालू प्रसाद अचानक मुख्यमंत्री आवास पहुँच गए, नीतीश कुमार से मुलाकात की और दोनों के बीच 30 से 35 मिनट तक बातचीत हुई। इन मुलाकातों के बाद लालू प्रसाद की पार्टी जो है, राजद के नेता शुक्रवार को नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के लिए सबसे योग्य भी उन्होंने बताकर सियासत को गर्म कर दिया है। देखिए, इंडिया गठबंधन बन तो गया, कांग्रेस इनएक्टिव नजर आ रही है अभी क्योंकि कमेटियां बन गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी सीट शेयरिंग जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके सिर पे आपने चुनाव लड़ना है, वही नहीं हो पा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव इस चीज को समझते हैं और फटाफट से मीटिंगों का दौर चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि सीट शेयरिंग पर पहले हम अपनी सलाह बना लें, पहले हम ये देखें हमारी बातचीत आपस में मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि रह रहकर नीतीश कुमार का एनडीए में जाने की खबरें आती रहती हैं, जिसे वो लगातार खंडन करते रहते हैं। लेकिन इस बीच ये जो बैठकें हुई हैं, इसके क्या मायने हैं वो समझिए। सबसे पहला मायना, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार 40 सीटों में से 33 से 34 सीटें या 32 से 34 सीटें खुद अपने पास रखना चाहते हैं दोनों दल। पहला मायना। और वो 16-16 हो जाए या क्या आंकड़ा बने वो अलग बात है। कांग्रेस 10 माँग रही है, कैसे देंगे आप उनको? उसके बाद सीपीआई, सीपीएम माँग रही है और छोटे दल माँगेंगे। तो इसको लेके उन्होंने कहा कि पहले आपस में ही सलाह कर लें। मुझे लगता है कि यही चर्चाएँ जो हैं वो हुई होंगी। एक जो बड़ी चीज़, अब जो राजद नेताओं के सुर बदले हैं कि भई नीतीश कुमार तो बहुत योग्य हैं पीएम बनने के लिए। जेडीयू के नेता भी ये कहते आए हैं, लेकिन आरजेडी नहीं कह रहा था। अब आरजेडी ने क्यों कहना शुरू किया? हो सकता है मीटिंग में चर्चा हुई हो, नीतीश कुमार ने कहा हो कि भाई साहब लालू जी, हमने तो आपके बेटे के बारे में कह दिया कि 25 में चुनाव उनके अध्यक्षता में लड़ेंगे, उनके अंडर लड़ेंगे। लेकिन हमारा क्या? ये बात हुई हो सकती है। ये बेशक कयास है मीडिया के, लेकिन चर्चा हुई होगी, इसीलिए जो राजद नेता हैं उनके सुर बदले हैं और लालू प्रसाद ने इसे समझा भी होगा कि उनको तो बिहार की राजनीति में पहले सीएम बनने की कुर्सी ढूँढनी है अपने बेटे के लिए। उसके बाद फिर केंद्र में क्या होता है देखेंगे और
केंद्र में अगर कांग्रेस को सपोर्ट कर भी देंगे या आगे कर भी देंगे, जैसे वो कह रहे थे कि राहुल गांधी को आप दूल्हा बनिए, हम आपके बाराती बनेंगे, तो उससे क्या लाभ है? क्योंकि कांग्रेस तो अभी वैसे भी थोड़ा इनएक्टिव नज़र आ रही है पूरे इंडिया गठबंधन को लेके। तो कहीं न कहीं ये जो बैठक है, ये इंडिया गठबंधन को नए शेप में ला सकती है। नई चीज़ें सुनने के लिए मिल सकती है। अब एकदम से नीतीश कुमार का नाम उठ सकता है कन्वीनर के लिए और प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और सीट शेयरिंग पे भी आपस में तो बात बन गई होगी, भैया आप इतने रखेंगे, उस बीच भी अब आरजेडी के, अब देखिए उसमें क्या होगा कि एमपी ज़्यादा हैं किसके? जेडीयू के। आरजेडी का तो एक भी एमपी नहीं है। और लेकिन अब विधानसभा की बात करें तो वहाँ पे एमएलए किसके ज़्यादा हैं? आरजेडी के, जेडीयू के कम हैं, फिर भी नीतीश कुमार सीएम हैं। तो अब जब ये सीट शेयरिंग होगी तो आरजेडी पक्का कहेगी भाई आपका तो आधार ही कम है, आप कितने एमएलए जीते हो? आपको कैसे ज़्यादा दे दें? अब जेडीयू कहेगा भाई आपका तो एक भी एमपी नहीं है, आपको कहाँ से ज़्यादा दे दें? तो मुझे लगता है कि वो जो तू-तू, मैं-मैं है, वो अगर इंडिया गठबंधन के पटल पे हो, उससे पहले हो सकता है ये खुद ही आपस में सुलझाने में लगे हों, ताकि मुद्दा सुलझ जाए। ये कहानी हो सकती है, तो ये बैठकें चल रही हैं और बिहार में इस वक़्त और कहीं हो ना हो इंडिया गठबंधन, क्योंकि इंडिया गठबंधन देखिए जेडीयू है, आरजेडी है, कांग्रेस है, सीपीआई, सीपीएम है, बहुत सारे दल तो वहीं बैठे हैं और आपस में चर्चाएँ चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर 2024 नहीं 2029 तक हो सकते हैं एक साथ चुनाव, लॉ कमीशन बोला हम राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटाने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। तो ये तो तय हो गया कि अब 2024 में मुश्किल लग रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग है, मीटिंग्स होनी है, कई फॉर्मूले निकलने हैं, पर 2029 अब ये लग रहा है कि एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन जो पूरे देश में एक साथ चुनाव होने हैं, उसका फॉर्मूला निकल आएगा और उसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल डेफिनिटली 29 तक किसी का पूरा हुआ होगा, किसी का नहीं, किसी के 4, किसी के 3, किसी के 2, किसी के 1 क्योंकि चुनाव तो होने ही होने हैं। अब वो कैसे वो फ़ॉर्मूला निकाला जाएगा? हो सकता है कुछ विधानसभाओं को साल पहले खत्म कर दिया जाए, हो सकता है कुछ विधानसभाओं के जब चुनाव होने हो तो उसमें बता दिया जाए कि भैया 29 में फिर से होना है। मतलब सिर्फ एक है कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव हो, तो उसके साथ ही सभी विधानसभाओं के चुनाव हो जाएँ। उसके लिए अब लॉ कमीशन जो है, वो पूरी तरह अपने स्तर पर लगा हुआ है। हमने देखा कि कोविंद साहब भी उस कमेटी के चेयरमैन हैं, जिसको वन नेशन वन इलेक्शन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। बड़े नेता उसमें शामिल हैं। तो क्या अब थोड़ी-सी राहत मिली होगी सबको, विपक्षी पार्टियों को कि यार ये तो 2024 में ही करवाने जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और इसमें क्योंकि सभी स्टेट्स को भी आपको साधना है, सब कुछ करना है और डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट पार्टियों की सरकार है, तो देखना पड़ेगा कि कैसे इन चीज़ों को करना है। पर अब एक 2029 वो साल नज़र आ रहा है, जिसके लिए ये रास्ता तैयार करना है, जिसके लिए ये तय करना है कि किस स्टेट गवर्नमेंट को कितना कार्यकाल कम करना पड़ेगा, किसका 6 महीने बढ़ाना है, घटाना है, कर-करा के 29 तक लेके आना है और दोबारा चुनाव कराने हैं। अब राजनीति की ये एक नई पिच, नई बिसात तैयार हो रही है, जिसपे सभी पार्टियों को खेलना है। ये कैसे हो पाएगा? ये अब देखना पड़ेगा क्योंकि ये अब जो बड़े-बड़े लॉ कमीशन के एक्सपर्ट्स हैं या और बड़े-बड़े ये चेयरमैन बने हैं, जो ये पूरी कमेटी बनी है, राजनीति के बड़े दिग्गज हैं, ये बैठ के इस फ़ॉर्मूले को कैसे तैयार करते हैं, कैसे सभी पार्टियाँ राज़ी होती हैं, कैसे कानून बाध्य करता है इस सब चीज़ों को, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 2 साथी आज नहीं है किसी कारणवश, नहीं तो वो भी अपनी इस पे राय देते, लेकिन आपके लिए खुल के बोलना आना ज़रूरी था, इसलिए हम लेके आए। उम्मीद करते हैं कि आप भी खुल के बोलेंगे और जब आप नीचे खबरें देखते हैं, कमेंट में बताइए ज़रूर आपको कैसा लगा। आप भी खुल के बोलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलेंगे आपसे नई खबरों, नई जानकारी